द्वारा शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल शीर्षक हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है पद शिक्षण की प्रणालियां एवं रसानुभूति संबंधी प्रयास। इसके पूर्व हम लोगों ने पद शिक्षण पर बात की थी कि पद किसे कहते हैं, पद शिक्षण किसे कहते हैं, पद के अंग क्या है और पद शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्यों पर। ये व्याख्यान पद शिक्षण की प्रणालियां और रसानुभूति संबंधी शिक्षक के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उस पर आधारित है। तो इसकी जो विषय वस्तु है पद शिक्षण की प्रणालियां, पद शिक्षण में रसानुभूति संबंधी प्रयास, निष्कर्ष। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो इस प्रकार से होगा कि विद्यार्थी पद शिक्षण की प्रणालियों से परिचित हो सकेंगे, विद्यार्थी पद शिक्षण में रसानुभूति संबंधी प्रयासों से परिचित हो सकेंगे और विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि कक्षा में एक शिक्षक के रूप में उनकी क्या भूमिका है और वो कौन सी प्रणाली का प्रयोग करें पद शिक्षण के लिए। साथ ही पद के प्रति रसानुभूति विकसित करना, विद्यार्थियों की ललक बनाए रखने के लिए भी कौन से प्रयास हो सकते हैं, इससे भी विद्यार्थी परिचित होंगे और अपने कक्षा में उन सब का वो प्रयोग करेंगे। साहित्य का प्रमुख अंग गद्य तथा पद माना जाता है। पद के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप से करता है। पद के अंतर्गत भावना, कल्पना तथा बुद्धि तीनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। पद में भाव तत्व प्रधान होता है। कल्पना तत्व के संबंध में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात इस से स्पष्ट हो रहा है कि जो कल्पना है, हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं हो सकती है। हम एक स्थान पर बैठ करके बहुत दूर तक की कल्पना कर सकते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से उसको लिखित रूप में उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो जो पद है वो भावों को प्रधानता देता है कि शब्दों के उचित प्रयोग के माध्यम से हम अपनी कल्पना को, अपने भावों को किस गहराई तक के लिखित रूप में प्रकट करें, जिससे कि उसकी उसी प्रकार से अभिव्यक्ति हो जिस प्रकार से उसको हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अर्थात ये बिल्कुल सटीक वाक्य है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, कवि की कल्पना वहां तक पहुंच जाती है। मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वही कविता है। हिंदी में काव्य, पद और कविता प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें अल्प भेद दृष्टव है। मतलब काव्य, कविता और पद जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हैं, लेकिन इसमें अल्प बहुत ही कम भेद है जो कि हमें दिखाई देता है। पद का अर्थ छंदोबद्ध रचना से होता है। जो छंदबद्ध रचना होती है वो हमारी पद कहलाती है। पद से कविता इस अर्थ में भिन्न होती है कि कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंद रहित भी हो सकती है। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काव्य के सौंदर्य तत्वों और उसकी आत्मा की विवेचना की है। शंभुनाथ जी के अनुसार कहना है कि मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूँ। मतलब शंभुनाथ जी कहते हैं जो कविता है वो हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम है और साधन के रूप में उसको देखा जा सकता है। अब बात करते हैं पद शिक्षण की प्रणालियों की। तो पहली प्रणाली है गीत प्रणाली। पद शिक्षण की गीत प्रणाली मुख्यतः प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत प्रभावी एवं आकर्षक विधि मानी जाती है, जिसमें कविता को गीतात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रणाली शिक्षा को बाल मन के अनुकूल बनाती है, क्योंकि गीतों की लयात्मकता, दोहराव, स्वर ताल और सरल भाषा बालकों को सहजता से आकर्षित करती है। इस प्रणाली में
कविता को संगीतबद्ध धुन में गाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कविता केवल पठन सामग्री नहीं रह जाती, बल्कि वह एक श्रवणानुभव में बदल जाती है। शिक्षक कविता को पहले स्वयं गाकर सुनाता है और फिर विद्यार्थियों से उसे दोहराता है, जिससे वे शब्दों, उच्चारण, आरोह अवरोह और भावों को सहजता से आत्मसात करते हैं। गीत गाते समय विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। वे न केवल गायन करते हैं, बल्कि अभिनय, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक संकेतों के माध्यम से कविता के भावों को भी व्यक्त करते हैं। ये प्रक्रिया विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करती है। साथ ही वे कविता के सौंदर्य बोध, रसानुभूति और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से भी परिचित होते हैं। ये प्रणाली केवल भाषा कौशल ही नहीं है, बल्कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को भी उभारती है, जिससे छात्रों में सामूहिक सहभागिता, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। यद्यपि यह प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए सीमित प्रभावकारी हो सकती है, फिर भी प्रारंभिक स्तर पर ये विद्यार्थियों में कविता के प्रति प्रेम और आत्मीयता जगाने में अत्यंत सहायक होती है। इसकी विशेषताएं क्या है? जो गीत प्रणाली, गीत के माध्यम से जो कविता है, पद्य है, उसको पढ़ाया जाता है। छोटे क्लास के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती, क्योंकि जो बच्चे हैं वो गीत को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, श्रवण आनंद द्वारा अधिगम। कविता को सुनना एक आनंददायक अनुभव बनता है। गीतात्मकता के कारण छात्र कविता को गुनगुनाने लगते हैं, जिससे वह उनके मन में गहराई से उतरती है। काव्य की रसात्मक अनुभूति। गीत प्रणाली से पढ़ाई गई कविता में भाव, लय और ध्वनि का ऐसा सामंजस्य होता है कि बच्चों में रसानुभूति की क्षमता विकसित होती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। लयात्मक प्रस्तुति के कारण कविता बच्चों को सरलता से याद हो जाती है। यह कंठस्थीकरण की प्रक्रिया को सहज बना देती है। पाचन कौशल में सुधार। गीत गाने के अभ्यास से शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, स्वराघात, विराम आदि का अभ्यास होता है, जो वाचन कौशल को निखारता है। सामूहिक सहभागिता। यह विधि समूह में गाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सामूहिक सहभागिता, समूहबद्धता और सामाजिकता का विकास होता है। तो इस प्रकार से गीत प्रणाली जो है वो श्रवण आनंद का अधिगम कराने के लिए, काव्य की रसानुभूति के लिए, स्मरण शक्ति का विकास के लिए भी होती है, और ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अभिनय प्रणाली। पद शिक्षण की अभिनय प्रणाली एक प्रभावशाली शिक्षण विधि है, जिसमें कविता के भावों को, जो कविता है उसके भावों को हाव भाव, मुद्राओं, शारीरिक क्रियाओं, संवादों और आवाज के उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह विधि बच्चों के मनोरंजन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति दोनों का माध्यम बनती है। इस प्रणाली में शिक्षक कविता का चयन करते समय उन रचनाओं को प्राथमिकता देता है जिनमें संवेदनशीलता, क्रियात्मकता और दृश्यात्मकता की अधिक संभावना होती है। शिक्षक कविता को पढ़ते हुए उसमें आए पात्रों, घटनाओं या दृश्यों का अभिनय करके प्रस्तुत करता है। मतलब जो भी कविता पढ़ी जा रही है उसमें जो पात्र आए हैं, घटनाएं आई हैं, दृश्य हैं, उनका अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कविता दृश्य एवं संवेदात्मक अनुभव बन जाती है और विद्यार्थी उसमें सहज रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कविता के अंशों का अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, जिससे वे भावनाओं को आत्मसात, कविता के आशय को समझना और सामूहिक प्रस्तुति में भागीदारी करना सीखते हैं। यह प्रणाली बच्चों की कल्पनाशीलता, श्रवण श्रृंखला की समझ और शारीरिक अभिव्यक्ति की क्षमता को भी बढ़ाती है। अभिनय के माध्यम से कविता न केवल स्मृति में स्थायी रूप से रहती है, बल्कि ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और भाषा कौशल के समग्र विकास में भी सहायक होती है। यह प्रणाली विशेष रूप से नाटकात्मक कविताओं, बाल गीतों,
संवादात्मक छंदों और भाव प्रधान रचनाओं के शिक्षण में अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। अभिनय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है अनुभूति आधारित शिक्षण। अभिनय प्रणाली के माध्यम से जो शिक्षण होता है वो अनुभूति आधारित होता है, अर्थात कविता को अनुभव कराने हेतु दृश्य और भावात्मक प्रस्तुति का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय भागीदारी, विद्यार्थी कविता के किरदार बनकर उसकी प्रस्तुति में भाग लेते हैं। सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास, बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता और रचनात्मकता को प्रोत्साहन भी मिलता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि, अभिनय के द्वारा कविता दीर्घकाल तक याद रहती है। भाव, लय और ध्वनि का समन्वय, कविता के भावों, स्वर के उतार चढ़ाव और लयात्मकता को अभिव्यक्त करने में भी सहायक है। समूह भावना का विकास होता है। सहपाठियों के साथ अभिनय से सामूहिकता और सहयोग की भावना का विकास होता है। भाषा कौशल में सुधार होता है, जिससे कि मतलब ऐसे सुधार की उच्चारण, शब्द वाक्य, शब्द चयन और वाक्य रचना में सुधार के माध्यम से भाषा कौशल में सुधार हो जाता है। मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता, यह प्रणाली विद्यार्थियों की रुचियों और मानसिक अवस्था के अनुकूल होती है। अब बात करते हैं अर्थबोध, या जिसको हम शब्दार्थ प्रणाली भी कहते हैं। तो पद शिक्षण की अर्थबोध प्रणाली को शब्दार्थ व्याख्या प्रणाली भी कहा जाता है, और ये माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पात्रों को कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों, प्रतीकों, मुहावरों और अलंकारों के अर्थ स्पष्ट करना होता है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कविता में है उसमें जो कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तो उसको भी स्पष्ट करता है, ताकि वे कविता के गुण, भावों और गहन सौंदर्य को आत्मसात कर सके। इस विधि में कविता को चरणबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रत्येक पंक्ति या कठिन शब्दों को चयनित कर उनका सरल, सटीक और संदर्भानुकूल अर्थ बताया जाता है। इसके साथ साथ कविता के रस, भाव, छंद तथा अलंकार आदि कारक काव्य तत्व हैं उनकी भी है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी न केवल कविता की भाषिक जटिलताओं को समझ पाते हैं, बल्कि उसमें निहित कवि कल्पना, भाव व्यंजना और संवेदनात्मक सौंदर्य का भी गहन अनुभव करते हैं। यह प्रणाली विद्यार्थियों की पाठ विश्लेषण क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और साहित्यिक आलोचना आदि को विकसित करने में भी सहायक होती है। कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण के माध्यम से कविता भी की जाती है, जिससे छात्र न केवल शिक्षक द्वारा ही दी गई जानकारी पर निर्भर रहते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि वे स्वतः विश्लेषण करने में भी सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रणाली में शिक्षक का साहित्यिक और भाषिक ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह कविता की विषय वस्तु और कलात्मक पक्ष को संतुलित करने में संतुलित रूप में प्रस्तुत करती है। अब अर्थबोध शब्दार्थ प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? पहला है शब्दों के अर्थ पर विशेष बल। तो जो शब्द कविता में, काव्य में प्रयुक्त हो रहे हैं, पदों में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनका क्या अर्थ है, इस पर ये बहुत ही बल दिया जाता है। कविता में प्रयुक्त कठिन, प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक शब्दों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। रस, भाव, छंद, अलंकार की समझ, कविता के काव्य तत्वों की व्याख्या कर सौंदर्य बोध को जागृत किया जाता है। शैक्षिक उपयुक्तता, यह प्रणाली विशेष रूप से माध्यमिक और उच्चतर कक्षाओं के लिए प्रभावशाली होती है। साहित्यिक आलोचना क्षमता का विकास, विद्यार्थी काव्य का विश्लेषण, मूल्यांकन और आलोचना करना सीखते हैं। मतलब जो साहित्य की आलोचना है उसकी आलोचना हम कैसे कर पाएंगे, इसका भी विकास किया जाता है। तो विद्यार्थी काव्य का विश्लेषण, मूल्यांकन और आलोचना करना सीखते हैं। भाषिक दक्षता में वृद्धि, विद्यार्थियों की शब्दावली, व्याकरण और वाक्य रचना की समझ में सुधार होता है। विचार विश्लेषण आधारित शिक्षण, यह प्रणाली केवल कंठस्थीकरण नहीं बल्कि सोचने, समझने और व्यक्त करने की क्षमता पर भी बल देती है। छात्र केंद्रित शिक्षण, चर्चा आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है।
कवि का जो कविता जो है, जो कवि के द्वारा रचित है, उसके मर्म तक पहुँचने का भी साधन है। मतलब जो शब्दार्थ है उसके माध्यम से कविता के जो भाव, प्रतीक और विचार हैं, उनकी गहराई को उन सबको हम गहराई से समझ सकते हैं। व्यास प्रणाली पद शिक्षण की व्याख्या प्रणाली को सर्वाधिक परंपरागत और व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली विधि माना जाता है, जो व्याख्या प्रणाली है। इस प्रणाली में कविता की पंक्तियों की क्रमबद्ध व्याख्या कर छात्रों को उसके भावार्थ, शिल्प संदर्भ और कवि कल्पना से अवगत कराया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें विद्यार्थियों को कविता की गहन व्याख्या और जो काव्य संवेदना है उसकी समझ विकसित करने में सहायक होती है। इस प्रणाली में शिक्षक कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए पहले उनका शब्दार्थ स्पष्ट करता है, फिर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या प्रदान करता है और अंत में कविता में निहित जो भाव हैं, रस, अलंकार, छंद है, उनकी विवेचना भी करता है। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को कविता के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य दोनों को ग्रहण करने में भी सहायक होती है। व्याख्या प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये कविता को गंभीर, गहराई और सैद्धांतिक ढांचे के माध्यम से भी प्रस्तुत करती है, जिससे विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि, आलोचनात्मक दृष्टि और भाषिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। साथ ही यह प्रणाली विद्यार्थियों को शास्त्रीय जो काव्य है उसकी परंपरा की ओर भी प्रेरित करती है, जिससे वे भारतीय काव्य शास्त्र की बारीकियों को समझने में सक्षम होते हैं। हालांकि इस विधि में शिक्षक की सक्रियता अधिक होती है और विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय रह सकते हैं, फिर भी उचित प्रश्नोत्तरी और संवाद तकनीकों के माध्यम से इसे छात्र केंद्रित भी बनाया जा सकता है। व्याख्या प्रणाली की विशेषताएं क्या है? पंक्तिवार व्याख्या पर आधारित है। जो व्याख्या प्रणाली में जो भी व्याख्या की जाती है वो पंक्तिवार करी जाती है। कविता की प्रत्येक पंक्ति का क्रमशः अर्थ, भाव और सौंदर्य समझाया जाता है। भावार्थ एवं संदर्भ प्रसंग स्पष्टता, प्रत्येक पंक्ति को कवि जो है वो प्रसंग और पाठ प्रसंग के अनुरूप व्याख्या किया जाता है। काव्य तत्वों की विवेचना, रस, अलंकार, छंद, कल्पना, प्रतीक आदि की व्याख्या कर विद्यार्थियों को काव्य तत्वों से जोड़ा जाता है। साहित्यिक दृष्टि का विकास, विद्यार्थियों में विश्लेषण, आलोचना और सौंदर्य बोध की दृष्टि उत्पन्न होती है। शिक्षक केंद्रित लेकिन सैद्धांतिक रूप से समृद्ध, शिक्षक की भूमिका व्याख्याकार की तो होती ही है और साथ ही जो कविता को गहराई से खोलता भी है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति, भाषा ज्ञान, काव्य रसास्वादन, शुद्ध उच्चारण और भाव ग्रहण करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों स्तरों पर उपयोगी, शास्त्रीय कविता से लेकर आधुनिक रचनाओं तक सभी पर लागू होती है। खंडान्वय प्रणाली किसे कहते हैं? तो खंडान्वय प्रणाली पद शिक्षण की एक तात्विक और विश्लेषणात्मक विधि है, जिसमें कविता को छोटे छोटे खंडों या पंक्तियों या छंदों में विभाजित किया, मतलब खंडान्वय, खंड करना। तो छोटे छोटे जो कविता है का पद है उसको छोटे छोटे खंडों में या पंक्तियों में या छंदों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को कविता की विषय वस्तु और भाव पक्ष दोनों को क्रमशः समझने और आत्मसात करने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि में शिक्षक कविता को एक बार संपूर्णता से पढ़ता है और फिर प्रत्येक खंड या कह सकते हैं पंक्ति, छंद को पृथक कर उसका शब्दार्थ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य तत्वों की सहायता से विस्तृत विश्लेषण करते हैं। खंडान्वय प्रणाली का मूल उद्देश्य छात्रों में काव्य के प्रति गहनता, निरपेक्ष विवेचना क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना होता है। यह विधि विशेष रूप से उन कविताओं के लिए उपयुक्त होती है जिनमें जटिल भाषा, दार्शनिक विचार या प्रतीकात्मक कल्पनाएं अधिक होती हैं। इस प्रणाली में शिक्षक कविता को पंक्तियों या खंडों में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि छात्र क्रमिक रूप से उसका सार, संदेश और कलात्मक सौंदर्य समझ सके। कविता को एक साथ ग्रहण करने के बजाय चरणबद्ध ढंग से आत्मसात करने की भी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अर्थात खंडान्वय प्रणाली जो है विद्यार्थियों में स्वावलंबन, तार्किकता और गहराई से सोचने की प्रवृत्ति को भी विकसित करती है।
खंडान्वय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? खंडवार शिक्षण पद्धति, तो कविता को छोटे छोटे खंडों या अंशों में विभाजित कर अध्ययन कराया जाता है और हर खंड का गहन विश्लेषण, प्रत्येक पंक्ति या छंद का शब्दार्थ, भावार्थ, संदर्भ और काव्य सौंदर्य समझाया जाता है। क्रमिक ज्ञान विकास, विद्यार्थी कविता को टुकड़ों में समझते हुए अंततः संपूर्णता का बोध करते हैं। विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विवेचनात्मक दृष्टि और विचार विस्तार को बढ़ावा मिलता है। दुर्बोध कविताओं के लिए उपयोगी, जटिल रचनाएं या दार्शनिक कविताएं समझने हेतु ये विधि अत्यंत प्रभावशाली है। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि विद्यार्थी को प्रत्येक खंड पर सोचने, प्रश्न करने और उत्तर खोजने के अवसर दिए जाते हैं। सौंदर्य बोध का विकास, कविता में छिपे रस, अलंकार, प्रतीकों, भावों की समझ गहराई से होती है। रचनात्मकता और भाषा विकास, विद्यार्थियों के भाषा कौशल, व्याख्या और भाव प्रदर्शन में सुधार आता है। व्यास प्रणाली, व्यास प्रणाली पद शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक स्वयं व्यास या व्यास का तात्पर्य वक्ता या व्याख्याता की भूमिका में कविता का संपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करता है। इस प्रणाली का नाम कथावाचक व्यास के नाम पर ही रखा गया है। इस प्रणाली में कविता को केवल पढ़कर सुनाना या खंडों में बांटना नहीं होता, बल्कि शिक्षक अपने अनुभवों को, साहित्यिक ज्ञान को और भाषिक दक्षता के आधार पर जो उसका अनुभव है, साहित्यिक ज्ञान और भाषिक जो दक्षता उसके आधार पर जो कविता के भाव, प्रतीक, छायाचित्रों और शिल्प तत्वों का सुसंगत एवं स्वाभाविक प्रभाव में विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत करता है। यह प्रणाली सामान्यतः उच्चतर माध्यमिक या विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि इसमें कविता के जो बहुस्तरीय अर्थ हैं, मतलब कई एक कविता है उसके कई स्तरीय अर्थ होते हैं, उसके बारे में या कलात्मक आयाम छात्रों के समझ विकसित किए जाते हैं। शिक्षक कविता को संदर्भित करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और काव्य शास्त्रीय दृष्टियों से जोड़कर प्रस्तुत करता है, जिससे कविता केवल एक पाठ्य खंड न रह करके एक जीवंत बौद्धिक अनुभव भी बन जाती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये है कि विद्यार्थियों को कविता की गंभीरता, गहराई और संदर्भ संपन्नता से जोड़ती है। अर्थात ये विधि के शिक्षक केंद्रित होती है, फिर भी यदि शिक्षक कक्षा में संवाद और प्रश्नोत्तर को सम्मिलित कर ले तो ये प्रणाली में अंतः क्रियात्मकता हो सकती है। व्यास प्रणाली विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद है, क्योंकि वे न केवल कविता को समझते हैं बल्कि जो साहित्य के प्रति गंभीर दृष्टिकोण है और वैचारिक परिपक्वता है उसको भी अर्जित करते हैं। व्यास प्रणाली की विशेषताएं क्या है? शिक्षक केंद्रित व्याख्यान आधारित विधि है पहली विशेषता, जिसमें शिक्षक कविता का संपूर्ण विवेचन अपने भाषिक और साहित्यिक ज्ञान के आधार पर करता है। साहित्यिक गहराई का बोध होता है। कविता के अर्थ, भाव, प्रतीक और शिल्प का बहुस्तरीय विश्लेषण किया जाता है। शास्त्रीय एवं आधुनिक दृष्टियों का समन्वय, शिक्षक भारतीय काव्य शास्त्र, आधुनिक आलोचना, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टियों को जोड़ता है। विस्तृत संदर्भ प्रस्तुति, कविता के साथ साथ जो कवि के जीवन प्रसंग है, कालखंड है, शैली, उन सब की भी चर्चा की जाती है। प्रेरक और प्रेरणादायक शिक्षक है इसकी एक विशेषता कि यह प्रणाली जो व्यास प्रणाली है वो छात्रों में साहित्यिक रुचि, समालोचना शक्ति और बौद्धिक परिपक्वता का भी विकास करती है। उच्च शिक्षा स्तर के लिए उपयोगी यह प्रणाली विशेष रूप से स्नातक, परास्नातक स्तर पर प्रभावी मानी जाती है। सुनने और सोचने का कौशल बढ़ता है। विद्यार्थी एकाग्रता के साथ कविता सुनकर विश्लेषण करना सीखते हैं। पद शिक्षण में रसानुभूति संबंधी प्रयास, इसके पूर्व अभी हम लोगों ने पद शिक्षण की प्रणालियों पर बात की है, व्याख्या प्रणाली, अर्थकथन प्रणाली और व्यास प्रणाली। ये सब प्रणालियां जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में पद का शिक्षण कर सकता है और इन विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करते हुए वह विद्यार्थियों में पद के प्रति रसानुभूति या उसके प्रति रुचि को उत्पन्न कर सकता है। अब बात आती है कि और अन्य क्या प्रयास होते हैं, वो तो पढ़ाने की विधियां, प्रणालियां हो गई कि जब हम पद को पढ़ा रहे हैं, कविता को पढ़ा रहे हैं तो जो शब्द आते हैं, प्रत्येक शब्द के अर्थ को बताना, उसके साहित्यिक पक्ष को बताना, उसकी व्याकरणिक संरचना को बताना,
तो वो पढ़ाते समय जो पढ़ाने के लिए जो तरीके हैं, वहाँ पर अभी हम लोगों ने चर्चा करी है। साथ ही साथ वो अप्रत्यक्ष रूप से एक रुचि भी उत्पन्न करती हैं, लेकिन साथ ही साथ और कौन से प्रयास हो सकते हैं रसानुभूति के, उस पर हम लोग बात करते हैं। कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य की भावनात्मक दुनिया का सजीव चित्रण होती है। पद शिक्षण का लक्ष्य केवल कविता का पठन पाठन या शब्दार्थ बताना नहीं है, बल्कि छात्रों को कविता के भावों को महसूस कराने, उनमें डूबने और रस की अनुभूति कराने का प्रयास करना भी होता है। इस प्रयास को ही रसानुभूति की शिक्षा कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, भाव, स्वाद या अनुभूति। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य का आत्मा कहा गई है। भरत मुनि ने भी कहा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात काव्य में रस का सृजन, विभाव का तात्पर्य स्थिति, परिस्थिति, अनुभाव जो भाव की अभिव्यक्ति है, और संचारी भावों से होता है। अर्थात जब हम रस की बात करते हैं तो जो हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो अनुभूति हो रही है, जो हम उसका स्वाद ले पा रहे हैं, उन सब की यहाँ पर बात हो रही है। तो रसानुभूति का तात्पर्य है कि विद्यार्थी कविता के रस, भाव, कल्पना और सौंदर्य को हृदय से अनुभूत करे, हृदय से उसकी अनुभूति करे। जो भी कविता में रस, वीर रस, करुणा रस, श्रृंगार रस है, और जिस भाव से जो वो भावना व्यक्त करना चाह रहे हैं, जो हमारे अंदर कल्पनाशीलता व्यक्त करना, उजागर करना चाह रहे हैं, तो उन सारी चीजों की उसी प्रकार से हम विद्यार्थी जो है या जो पाठक है वो अनुभव करे, उसमें एकाकार हो जाए। यह स्थिति तभी संभव हो पाती है जब कविता को पढ़ाने का उद्देश्य केवल अर्थ तक सीमित नहीं होता है, बल्कि भाव जगत की यात्रा भी कराना होता है। अब पद शिक्षण में रसानुभूति संबंधी प्रयास, तो शिक्षक के क्या प्रयास होंगे? एक शिक्षक होने के नाते कक्षा या विद्यार्थियों के लिए रसानुभूति उनमें विकसित करना है तो क्या प्रयास होंगे? उचित कविता का चयन करना। ऐसी कविता का चयन करें जो भाव प्रवण हो, सरल भाषा में हो और विद्यार्थी की मानसिक अवस्था के अनुकूल हो। मतलब एक उचित कविता का चयन करना है कि जिस स्तर पर कविता का वाचन करने जा रहे हैं, उस स्तर के अनुसार, उस कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार कविता का उचित चयन करना चाहिए। भावात्मक प्रस्तुति, कविता को भावपूर्वक पढ़ें। आवाज का उतार चढ़ाव, स्वराघात, गति, लय विद्यार्थियों के मन को छूते हैं। अर्थात जब हम भावात्मक, जब कविता का वाचन किया जाता है तो उचित उतार चढ़ाव के साथ, उचित लय गति के साथ उसका वाचन होता है, तो वो विद्यार्थी के हृदय को छू जाती है। वातावरण निर्माण करना, कक्षा का वातावरण शांत, भावुक और एकाग्रता पूर्ण बनाया जाए। यदि संभव हो तो संगीत, चित्र, वीडियो आदि का भी प्रयोग किया जाए। पात्रों से तादात्म्य, कविता में आए जो पात्र हैं, घटनाएं हैं, प्रतीक हैं, उनसे विद्यार्थियों को जोड़ा जाए। उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, जैसे यदि तुम होते तो कैसा महसूस करते। पर एक विशिष्ट स्थिति में या विशिष्ट संदर्भ में तुम होते, तुम्हारे द्वारा ये तुम्हारे सामने परिस्थिति होती तो तुम क्या करते, तुम्हें क्या अनुभूति होती। तो इस तरह से पात्रों से तादात्म्य, जो कविता में पात्र छिपे हुए हैं, घटनाएं छिपी हुई हैं, उनको विद्यार्थियों से उसी तरह की वार्तालाप कराना या उसी तरह की अनुभूति कराना कि इस घटना में आप होते तो आप क्या करते। रचनात्मक गतिविधियां, कविता पर आधारित चित्रांकन, अभिनय, भाव प्रदर्शन, संवाद लेखन जैसे कार्य रसानुभूति को गहरा करते हैं। अर्थात रचनात्मक गतिविधियां कराना, चित्रांकन, जो कविता पढ़ी जा रही है वो पढ़ने के साथ साथ उसका भाव प्रदर्शन भी किया जा रहा है, उसी तरह के हाव भाव भी प्रदर्शित हो रहे हैं, तो वो और अधिक रसानुभूति की ओर हमको ले जाते हैं। प्रश्नोत्तरी और चर्चा, रस किस प्रकार का है, कवि की भावना क्या है, ये कविता कौन से अनुभवों से निकली है, इस प्रकार की प्रश्नावली से भावों का विश्लेषण कराया जा सकता है। अर्थात जो कविता है, पद है, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाए
और उस पर जो प्रतिक्रिया मिल रही है, तो वो प्रतिक्रिया कहीं न कहीं रसानुभूति कराने का ही एक साधन हो जाती है। या कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रिया है वो रसानुभूति उन्होंने जो की है, जो ग्रहण करा है रस, उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनती है। अर्थात किस प्रकार का है, भावना कैसी है, कौन से अनुभव उसको मिल रहे हैं आदि। छात्र केंद्रित संवाद। विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। कविता को महसूस करने की अनुमति देना ही रसानुभूति का प्रवेश द्वार है। अर्थात छात्र केंद्रित संवाद। ऐसे संवाद स्थापित किए जाएं जहां विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। वे जो उन्होंने अनुभव किया है उसकी वो अनुभूति करवाएं, उसकी वो प्रतिक्रिया दें इत्यादि। तो इस प्रकार से जो शिक्षक के लिए प्रयास होंगे, शिक्षक जो प्रयास कर सकता है वो है उचित कविता का चयन करना, भावात्मक प्रस्तुति करना, वातावरण का निर्माण करना, पात्रों से तादात्म्य स्थापित करना, रचनात्मक गतिविधियां के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर और चर्चा के माध्यम से छात्र केंद्रित संवाद, ऐसा संवाद जो कि पूर्णतः छात्र केंद्रित हो। निष्कर्ष, पद शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रणालियां अपनाई जाती हैं, जैसे गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली और व्यास प्रणाली। प्रत्येक प्रणाली विद्यार्थियों की आयु, बौद्धिक स्तर और कविता की प्रकृति के अनुरूप अपनाई जाती है, जिससे शिक्षण सरलीकृत, संवेदनात्मक और सहभागी बन सके। पद शिक्षण का महत्व बहुआयामी है। ये विद्यार्थियों की भाषिक दक्षता को समृद्ध करता है, उनकी भावनात्मक चेतना को पोषित करता है और साहित्य के प्रति गहन रुचि एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी विकास करता है। कविता केवल पाठ्य वस्तु नहीं अपितु आत्मिक अनुभव का माध्यम भी बन जाती है। अर्थात इस प्रकार से इस व्याख्यान में जो भी हमारे पद पढ़ाने की विभिन्न विधियों पर बात हुई है। गीत प्रणाली, जिसमें शिक्षक गीत रूप में कविता या पद का वाचन करता है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अभिनय प्रणाली, साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। शब्दार्थ में शब्दों के अर्थ को व्यक्त करना। व्याख्या, शब्द के अर्थ को बताने के साथ साथ उसकी व्याकरणिक संरचना, नियमों को भी बताया जाता है। समास, इन सब अलंकार, रस, छंद आदि से भी व्याख्या करी जाती है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में पद की विभिन्न प्रणालियों पर चर्चा की है और साथ ही साथ विद्यार्थियों में जो रसानुभूति हम विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसमें अपने शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है, वाचन कैसे करेगा, छात्र केंद्रित संवाद होगा, इन सब हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी है। धन्यवाद।